फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ट्यूटर्स। नाउ दिस इज दृष्टि वर्तिया और आज हम बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक। दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हैप्पी होली फॉर ऑल ऑफ यू. So guys, we started the manufacturing industries of the chapter 6 geography class 10th term 2 examination will be a very important topic for us. So guys, please आप बहुत अच्छे से इनके नोट्स प्रिपेयर करें. मैंने वन बाय वन इन शॉर्ट आपको सारी डेफिनेशन विद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं. So let us we start the manufacturing industries class 6 class 10th chapter 6. Now we talk about the what is the manufacturing. So the production of the goods in large quantities after processing from the raw material to more valuable product. Or people employed in the secondary activities manufacture the primary materials into finished goods. Means हमें ये पता होना चाहिए कि primary and secondary activity हमें यहाँ पर देखनी. तो प्राइमरी एक्टिविटी में हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मीन्स हम किस क्वांटिटी में कितनी क्वांटिटी में हम रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस कर रहे हैं. रॉ मटेरियल को एक फाइन गुड में हम कन्वर्ट कर रहे हैं एंड फाइन गुड आर कन्वर्टेड बाय द एम्प्लॉयर. तो एम्प्लॉयर क्या है यहाँ पर सेकेंडरी एक्टिविटी में आएंगे. नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. The importance of the manufacturing is the help in modern agriculture means ये help करते हैं modern agriculture में और reduce the heavy dependence of the people on agriculture income by providing them jobs in secondary and tertiary sector. means कैसे ये heavy dependence को क्या करते हैं, कैसे ये हेवी डिपेंडेंस को अपने एग्रीकल्चर के हेवी डिपेंडेंस को कैसे ये जॉब प्रोवाइड करेंगे फॉर सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के लिए. मीन्स जहाँ से हमने रॉ मटेरियल को स्टार्ट किया है गुड्स और फाइंड करने के लिए, हमने मान लीजिए हमने किसी मशीन में अगर हमने किसी भी रॉ मटेरियल को डाला, दिस इज द प्राइमरी एंड दिस इज एम्प्लॉय बाय दी मीन्स एम्प्लॉय यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं. तो ये क्या हो गया इनका सेकेंडरी सेक्टर. और वहां से फिर प्रोडक्ट कंप्लीटली फाइन तरीके से बनकर बाहर निकलता है और टैग वगैरह हम बोल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ द ब्रांड और हम उसे किसी भी तरीके का टैग अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो दिस इज द टर्शरी सेक्टर. इन द इरेडिकेट्स, अगर हम इरेडिकेट्स की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को क्या कर रहा है, ये इरेडिकेट कर रहा है मीन्स खत्म कर रहा है और अलग कर रहा है. Now M क्या है, M है at bringing down the regional disparities by establishing industries in the tribal and the backward areas. means ये क्या कर रहा है, इसमें regional disparities क्या हो रही है, डाउन हो रही है. ये इंडस्ट्रीज को स्टेबलाइज कर रहा है, साथ ही साथ ट्राइबल और बैकवर्ड एरियाज में बहुत ही अच्छे से ग्रो अप कर रहा है. नाउ एक्सपोर्ट ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मीन्स किस तरीके से एक्सपोर्ट होगा. अगेन एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज हम यहाँ पर मेनली देखते हैं. Now we talk about the India's prosperity lies in increasing and diversifying its manufacturing industries as quickly as possible. मीन्स गाइस यहाँ पर इंडिया प्रॉस्पेरिटी, हम इंडियाज के लिए जिस तरीके से हम अपने मैन्युफैक्चर को बढ़ा रहे हैं, हर इंडस्ट्री अपने काम को बढ़ाना चाह रही है बहुत ही क्विकली और पॉसिबल तरीके से. सो अगर हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज की बात करें सो मूव हैंड इन हैंड मीन्स कैसे हैंड टू हैंड चेंज हो रहा है. लाइक एग्रो इंडस्ट्रीज की बात करें, एग्रो इंडस्ट्रीज क्या कर रही है, दिस इज द बूस्ट एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी. दे सेल देयर द प्रोडक्ट सच एज द इरिगेशन पंप, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पीवीसी और पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स. और ये टाइम में कन्वर्ट होगी. इंडस्ट्रीज किस पे डिपेंड हो रही है, एग्रीकल्चर और उनके रॉ मटेरियल पे. मीन्स एग्रो बेस्ड में हम किस तरीके से जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जो प्रोडक्टिविटी को क्या कर रहा है, इनहेंस कर रहे हैं. लाइक इरिगेशन पंप हो गया आपका, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स और पीवीसी पाइप, ये सारे ही इसमें वर्क करेंगे. सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वन इन प्रेजेंट डे. अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें सो वर्ल्ड ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री नीड्स टू बी मोर इफिशिएंट और कॉम्पिटिटिव एंड सेल्फ सफिशिएंट. मीन्स ग्लोबलाइजेशन के लेवल पे हम बात करें तो हमारी इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए, कॉम्पिटिटिव, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई और सेल्फ सफिशिएंट वर्क करने लगी. इसमें हमें 3 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है. सो दी question is asking is there, explain with examples the interdependence of the agriculture and the industries. means कौन कौन से example जो हैं ये interdependence और agriculture पर depend करते हैं. so answer is the agriculture serves as a major source of the raw materials for industries. agriculture serve करता है major role को
मीन्स कैसे वो रॉ मटेरियल कच्चे माल को किस तरीके से इंडस्ट्रीज में ले जाकर उसे फाइन बना रहे हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या वर्क कर रही है, मीन्स एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स तैयार कर रही है, और एग्रीकल्चर क्या प्रोवाइड कर रहा है, लोगों को काम प्रोवाइड कर रहा है, मीन्स कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कर रहा है, इरेडिकेट कर रहा है। हमें ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट रिटर्न करना है इन योर 3 मार्क्स क्वेश्चन। Now we talk about the important topic is the contribution of the industry to the national economy. So we no, this is the share of the manufacturing sector is the stagnant at the 17% of the GDP out of the total of the 27% for the industries over the last 2 decades. मीन्स कैसे हमें शेयरिंग, मीन्स कैसे हम अपने शेयर्स को, कैसे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में कैसे स्टैग्नेंट, मीन्स कैसे अगर हमारी जीडीपी रुकी हुई है तो हमें कैसे उसे इनहेंस करना है। मीन्स जीडीपी 17% किसका, टोटल जीडीपी का, मीन्स इंडस्ट्रीज ने कितने लास्ट 2 डिकेड्स या लास्ट 200 ईयर्स में किस तरीके से उन्होंने लास्ट 20 ईयर्स में किस तरीके से इनहेंस की, अपनी जीडीपी कैसे बढ़ाई है, अपनी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई है, ये डिपेंडेंसी हमें ध्यान में रखनी है। नाउ दिस इज मच लोअर इन द कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियन इकोनॉमिक्स वेयर इट इज 25 to 35%। मीन्स कुछ लोअर कंपनीज जो हैं वो अपने कंपनीज को किस तरीके से ईस्ट एशियन इकोनॉमिक के अंदर लाती हैं और अपनी ग्रोथ रेट 25 से 35% बढ़ा देती है। Now the National Manufacturing Competitiveness Council, this is the NMCC, is very important. NMCC is the National Manufacturing Competitiveness Council. So it has been set up the government to take the appropriate policy measures to improve the productivity of manufacturing sectors. Now this is the industrial location. So industrial location, we talk about this. दिस इज द इंडस्ट्रियल लोकेशन, इज द कॉम्प्लेक्स इन नेचर, ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स होगा। इसमें क्या क्या इंक्लूजन है हमें याद रखना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या हमें डिसीजन लेना चाहिए फैक्ट्री लोकेशन पे, और गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसे वर्क करती है। नाउ वी टॉक अबाउट द इन्फ्लुएंशन। दिस इज द अवेलेबल ऑफ द रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट एक्सेट्रा। मीन्स कैसे ये मटेरियल पर डिपेंडेंस करके कैसे मटेरियल को बढ़ाएंगे। अगर मटेरियल बढ़ाएंगे तो हमारे पास लेबर भी बढ़ेंगे, लेबर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा कैपिटल भी बढ़ेगा, और कैपिटल बढ़ाएंगे तो हमारा मार्केट में पावर भी इनहेंस हो जाएगा। सो दिस इज द इन्फ्लुएंशन एंड द प्रॉब्लम। सो विच वन प्रॉब्लम इज क्रिएट इन द इंडस्ट्रियल लोकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी talk the really possible to find all these the factors available at one place. It's very important. Means ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो हमें एक ही प्लेस पे फाइंड आउट हम कर सकते हैं। नाउ द की डिसीजन इज द लीस्ट कॉस्ट। हमें की डिसीजन क्या लेना चाहिए, लीस्ट कॉस्ट और चीपेस्ट वैल्यूज। नाउ वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज। दिस इज द इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। मीन्स ये पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ पर इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश है, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज वहाँ वेरी करती है। Now we talk about this is the important chart is the input of the raw material and or the components parts like the factors of the production like land, labor, capital, entrepreneur and the infrastructure. These all are included in the input factor, so the factor of the production. Then they transport in the factory and the outputs of the product are transport in the market. So this is the input और output से हमें क्या मिला, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें किस चीज का बेनिफिट हुआ है, मनी का। Now we talk about the ideal location of an industries. Ideal location क्या क्या होती है इंडस्ट्रीज के। फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द रॉ मटेरियल साइड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या हो, रॉ मटेरियल क्या हो, हमें इजीली ऑब्टेन हो जाए उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जहां पर हम इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करें। कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन भी हमें क्या लगे, वहां से लागत उसकी क्या लगे, हमें एक्सपोर्ट की कम लगे। डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट, वहां पर हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमें यहाँ पर इस जगह पर फैक्ट्री लोकेट करना चाहिए। लाइक हम मान लीजिए शुगर कैन की बात करें, शुगर कैन जहाँ पर ग्रो होता है, जहाँ पर उसकी फील्ड्स होती हैं, या हम बोल सकते हैं फार्मर्स जहाँ पर उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है जिस एरिया में, वहाँ पर बहुत सारी शुगर कैन फैक्ट्रीज वहाँ पर ग्रो अप करती है, वहाँ पर बनती है, जिससे क्या हो कि पास के पास अगर वहाँ पर हम बोल सकते हैं ग्रो हो रहा है शुगर कैन, तो वहाँ से इजीली ट्रांसपोर्टेशन पास के पास रहे और साथ ही साथ उसका स्वीटनेस भी मेंटेन रख सके। सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन एट द साइट और एट द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री।
Now we talk about the industrialization and the urbanization is the go hand in hand. Means किस तरीके से industrialization और urbanization को एक हाथ से दूसरे हाथ हम यूज कर सकते हैं. So first of all we talk about the urbanization follows when the industrialization start. Means urbanization किसको follow करता है जब industrialization start होता है. Sometimes industries are located in or near the cities. Means कुछ time इंडस्ट्रीज क्या करती है, लोकेट करती है अपने आसपास की सिटीज में. नाउ द सिटीज प्रोवाइड मार्केट एंड सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट एंड द फाइनेंशियल एडवाइस एक्सेट्रा. मीन्स सिटीज जो है ये क्या कर रही है, ये अपने मार्केट और सर्विस को क्या कर रही है, एक बैंकिंग से लेकर इंश्योरेंस से लेकर ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट और फाइनेंशियल एडवाइस में भी यूज कर रही है अपनी सर्विसेज को एक पर्टिकुलर सिटीज के अंदर. नाउ वी टॉक अबाउट द अर्बन एग्लोमरेशन. दिस इज द अर्बन एग्लोमरेशन in which the many industries tend to come together to make use of the advantage offered by the urban centers. I repeat, many industries tend to come together to make some use of the advantages offered by the urban centers. So this is mainly dependence on the urban centers. Now we talk about the industries in the pre-independence era. Pre-independence means आजादी के पहले की बात कर रहे हैं हम. तो यहाँ पर हम पोर्ट सिटीज के नाम कुछ याद रखेंगे जिस पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यूनिट जो है वहां पर लोकेट की गई है, लाइक मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई. दिस इज एंड द कॉन्सिक्वेंसेस द इमर्जेंस ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. अर्बन सेंटर्स सराउंडेड बाय अ ह्यूज एग्रीकल्चर रूरल hinterland. मीन्स किस तरीके से अर्बन सेंटर सराउंडेड है एग्रीकल्चर रूरल hinterland. So this is the consequence in the independence era of the industries. Now we talk about the classification of the industries. So the classification are varies on the basis of the raw material, on the basis of the location, on the basis of the other things. So first of all we talk about the on the basis of the source of the raw material used. So first of all we talk the agro-based. Agro-based is that in which the cotton, woolen, jute, silk textiles, rubbers are made in the agro-based. But in the mineral-based like the iron, steel, cement, aluminium, machine tools and petrochemical is there. Now we talk about on the basis of their the main role. Means main role are there. So obviously these industries are work in a particular field or any particular production of an area. So industries which supply their product as raw materials to manufacture other goods. For example, iron and steel or copper is the smelting, etc. Now we talk about the consumer industries. So consumer industries is that the industries that produce the goods for direct use by the consumers, like sugarcane, like toothpaste, like paper, swing machines, fans, etc. Now, on the basis of the capital investment, in which the capital investment is the small scale industries, in which the industries with the investment up to 1 crore. Small scale industries में हम कितना investment कर सकते हैं? Up to 1 crore. But large scale industries में हम क्या कर सकते हैं? Industries with investment more than 1 crore. Now, on the basis of the ownership, the next classification in this, on the basis of ownership. Now we talk about the public sector. Public sector and other one is the private sector. Public sector we also call it the government sector, government agencies like BHEL, SEL, etc. And BHEL important है, याद रखना आपको. The full form of the BHEL is Bharat Heavy Electronic Limited. Now the private sector like this is the honored by the a main or a particular area. So industries owned and operated by the individual or a group of the individual like the Tisco, Bajaj Auto Limited, etc. etc. Now we talk about the joint sector industries. So joint sector industries is jointly run by the state and individual or a group of the individual, like Oil India Limited is the oil, or the cooperative sector industries is the owned and the operated by the producer or the supplier of the raw material, is the workers or both, like share the profits of the losses and the proportionality. For example, the sugar industries in Maharashtra and the coir industries or the jute industries in Kerala. The capital of the Kerala is Thiruvananthapuram. Now the classification is on the basis of the bulk and the weight of the raw material and finished good. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक द हेवी इंडस्ट्रीज. और हेवी इंडस्ट्रीज क्या है? हेवी इंडस्ट्रीज में क्या होगा? हेवी रॉ मटेरियल्स जो प्रोड्यूस करेंगे हेवी गुड्स लाइक आयरन और स्टील को,
लाइट इंडस्ट्रीज में क्या होगा, ऐसे लाइट रॉ मटेरियल्स यूज करे जाएंगे, प्रोड्यूस किए जाएंगे in the electrical goods industries or in the light industries. Now, the 5 marks question asking in there, important question is there. This is the explain the factor which are responsible for the location of the industries. ऐसे फैक्टर बताइए जो रिस्पॉन्सिबल हो किसके लिए, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए. नाउ द आंसर इज the location of the manufacturing industries depends on a number of the physical and the socio-economic factors. Means location कहाँ पर depend करेगी, physical और socio-economic factors पे depend करेगी. Like this is the nearness to the source of the raw material, first one, and the second one is the power resources and the means of transport, labor and government policies or availability of market. This all are very important. Now we talk about the agro-based industries. I love this topic. This is very most important topic for your final examination, term 2 examination point of view. So guys, be honest, keep hard work and learn the important topics to asking in your term 2 examination. So we introduce the agro-based industries. So we explain the agro-based industries like the cotton, jute, silk, woolen, textile, sugar and the edible oils, etc. and many more other products. Our industries are based on the agriculture raw materials. So agriculture raw is included in the agro-based. Agro word is related to the agriculture raw material. याद रखना है हमें, important है. Now we talk about the textile industry. So textile industries is that they occupies the unique position in the Indian economy. Means कैसे unique position हम एक Indian economy या Indian growth को हम कैसे बढ़ा सकते हैं. Now the second one is the significant contribution. Means यहाँ पे industrial production साथ ही साथ अपने employment generation को भी क्या कर रहा है, enhance कर रहा है. तो इसमें क्या होगा, industrial contribution भी क्या होगा, बढ़ जाएगा. Now the third one is the contributes. Means हर इंडस्ट्रीज अपने कॉन्ट्रीब्यूट्स को 4% मिनिमम जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी को 4% एनहेंस करने में मददगार होती है इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. नाउ द फोर्थ वन इज द सेल्फ रिलायंट एंड द कंप्लीट इन द वैल्यू चेन, दैट इज फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स टू द हाईएस्ट वैल्यू एडेड वैल्यूज थ्रू द प्रोडक्ट्स. मीन्स कैसे सेल्फ रिलायंट और अपने चेन वैल्यूज को किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं हम थ्रू द हाईएस्ट वैल्यू. नाउ द वैल्यू एडिशन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. तो हम वैल्यू एडिशन देखेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, लाइक फाइबर प्रोडक्शन से रॉ फाइबर और स्पिनिंग से यार्न हुआ है, वीविंग नाइफ्टिंग इज द फैब्रिक एंड द डाइंग एंड द फिनिशिंग इज द गारमेंट्स और द गारमेंट्स मैन्युफैक्चर. Now important is that the cotton textile. This is very most important again, cotton textile. In ancient India, cotton textiles produced with the hand spinning and the hand loom winning techniques like the charkha. Correct? Means हम before independence या pre independence की बात करें, in the 1945, before 1945 की बात करें, in the 18th century, this is the power looms came into use. But after 18th century, we use the power looms. So this impact of the power looms or the traditional industries are affected because they suffered a setback during the colonial period or failed to compete with the mill-made cloth from the England. Means किस तरीके से इन्होंने इंडिया डेवलपमेंट में किस तरीके से इंग्लैंड को compete करते हुए अपनी मिल को enhance किया. एंशिएंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल्स में ग्रोथ होने लगी. नाउ द अर्ली ईयर की बात करें, सो कॉटन टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज कंसंट्रेटेड द महाराष्ट्र एंड द गुजरात. एंड सेकंड इज why we concentrated in the early year. So this is the availability of raw cotton, market, transport, labor, moist climate, etc. मीन्स हमें अवेलेबिलिटी अगर कॉटन की है, मार्केट की, ट्रांसपोर्ट की, लेबर की है, मॉइस्ट क्लाइमेट की, तो ये डिपेंडेंसी रहेगी. नाउ जनरेट एम्प्लॉयमेंट. अब क्या करेंगे हम, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेंगे. मीन्स यहाँ पे हमें बॉल प्लकर्स चाहिए, वर्कर्स चाहिए, एंगेज्ड पीपल चाहिए हु इन द गिनिंग, स्पाइनिंग, वीविंग, डाइंग, डिजाइनिंग, पैकेजिंग एंड द टेलरिंग.
नाउ द फोर्थ वन इज द सपोर्ट एंड अदर इंडस्ट्रीज, और हमें दूसरी इंडस्ट्रीज का भी क्या चाहिए, यहाँ पे सपोर्ट चाहिए। मीन्स जितना हमें दूसरी इंडस्ट्री सपोर्ट करेगी, हम अपने डिमांड को, मीन्स दूसरों की डिमांड को हम क्या कर सकेंगे, क्रिएटिविटी दे सकेंगे, क्रिएटिंग बना सकेंगे, और हम अपने क्रिएशन से बहुत ही अच्छा हम मार्केट प्लेस कर सकते हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल लाइक द केमिकल एंड द डाइस पैकेजिंग मटेरियल, दिस इज द इंजीनियरिंग वर्क। Now, this is the important flow chart in the spinning continues to be centralized. I again repeated the Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu is the centralized industries for the spinning. And the second one is the weaving. Weaving is a process, means यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि this is the part of the processing of the textile industries. Now, to provide the scope of the incorporating traditional skills and the design of the weaving in the cotton, silk, zari, embroidery, etc., etc. And the last one is that India has world-class production in spinning, but weaving supplies low quality of the fabric. So, weaving is done by the handloom or power loom in the mills. Now, we talk about the hand spoon khadi. Hand spoon khadi is the charkha. This is the provide large scale employment to weaver in their homes as a cottage industries. This is started first of all in the Indore, Madhya Pradesh. Now the India's textile trade mainly in the export yarn, means कहाँ पर export किया गया India's का textile trade, Japan, USA, United Kingdom, Russia, France, Nepal, Sri Lanka, Singapore, etc. And the India is the second largest installed capacity of the spindles in the world from the after the China, means China के बाद second rank पर है India's textile trade में India. Now, share in world trade of cotton yarn is the account for the 1/4 of the total. Total का 1/4 यहाँ पर हम export कर देते हैं. Now, even after industrial development, India accounts only 4% in the garments trade. Why? क्यों इंडिया गारमेंट ट्रेड में सिर्फ 4% अपना कॉन्ट्रीब्यूट देती है? सो दिस इज द अवर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इज देयर, अवर स्पाइनिंग मिल्स आर कॉम्पिटिटिवली एट द ग्लोबल लेवल, मीन्स हमारे यहाँ की स्पाइनिंग मिल्स जो है ये कॉम्पिटिटिवली क्या होती है, ग्लोबल लेवल पे है। ये कैपेबल है सारे फैब्रिक को यूज करने के लिए, सारे टाइप के फैब्रिक्स को क्या करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। बट प्रॉब्लम इज दैट, यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि वीविंग, नाइटिंग और प्रोसेसिंग यूनिट जो है ये यहाँ पर हाई क्वालिटी यार्न नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं ड्यू टू दी सम इश्यूज। सो द फ्रेगमेंटेशन ऑफ मेजर ड्रॉबैक ऑफ द डिक्लाइनिंग शेयर, क्या मेजर ड्रॉबैक रहे हैं? सो देयर आर द सम लार्ज एंड द मॉडर्न फैक्टराइज इन दिस द सेगमेंट्स, बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज इन द फ्रेगमेंटेड स्मॉल यूनिट्स which cater to the local markets. As a result, many of our spinners export cotton yarn while apparel or the garment manufacturers have to import fabric. So this is the, suppose yarn is sold at ₹85 पर किलो, मीन्स यार्न हमने सोल्ड किया 85 रुपीज पर किलो के हिसाब से। इट इज सोल्ड एज अ ट्राउजर, इट फीचर्स ₹800 पर किलोग्राम। ये ₹800 पर किलोग्राम में एज अ ट्राउजर फैच हो गया, डिस्पैच हो गया। सो वैल्यू इज एडेड एट एवरी स्टेज फ्रॉम द फाइबर टू यार्न टू फैब्रिक एंड टू गारमेंट, मीन्स कैसे फाइबर को हमने यार्न में चेंज किया, यार्न को कैसे हमने फैब्रिक में चेंज किया, फैब्रिक को कैसे गारमेंट में चेंज किया, ये सारे शेड्यूल में अमाउंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो दैट द रिक्वायरमेंट और इम्प्रूवमेंट इन वीविंग सेक्टर इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग यार्न, मीन्स कैसे हम यार्न से फाइबर और फाइबर से फैब्रिक और फैब्रिक से गारमेंट्स हम कैसे सोल्ड आउट कर सकते हैं। ऑल्दो वी हैव मोर द सिग्निफिकेंट इंक्रीजेस इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड क्वालिटी, सो द कॉटन इज द नीड टू एक्सपोर्ट इज स्टिल द फेल्ड। Old and the outdated machineries, low output from the labor and stiff competition from the सिंथेटिक फाइबर। दिस इज सो सिंपल लैंग्वेज, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कैसे। अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल पावर सप्लाई की बात करें तो इरेगुलर है, कभी लाइट आ रही जा रही ड्यू टू द लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंडरी चीज अगर हम देखें, मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्या करती है, पुराने आउट गैजेट्स जो है यूज करती है एज अ मशीनरी इन द फैब्रिक इंडस्ट्रीज और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। नाउ सो दैट्स वाई लो आउटपुट मिलेगा, लेबर मेहनत करेंगे लेकिन उतना आउटपुट नहीं मिलेगा।
कंपटीशन स्टीफ हो जाएगा और सिंथेटिक फाइबर में कंपटीशन बढ़ जाएगा। Now we talk about the jute textiles. Important is jute textiles from the Kerala. So the India's largest producer of the raw jute and the jute goods, in the second largest exporter after the Bangladesh, is there were about the 80 jute mills in the 2010 to 11. So mills located West Bengal mainly along the banks of the Hooghly River in a narrow belt. इंपॉर्टेंट याद रखना है, हुगली रिवर के पास बहुत सारी मिल्स इसकी लोकेट की गई है। 80 जूट मिल्स अराउंड 2010 से 2011 के बीच में स्टार्ट की गई है। सो हुगली बेसिन, यहाँ पर ही क्यों हमने जूट मिल्स को एज अ आइडियल लोकेशन दिया है? सो दोज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हुगली बेसिन बिकॉज यहाँ पर जूट मिल्स स्टार्ट किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉक्सिमिटी एट द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, सबसे ज्यादा जूट प्रोड्यूसिंग एरिया यहीं पर है। इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट इजीली हो जाता है। वाटर ट्रांसपोर्टेशन मीन्स हम शिप और सी के थ्रू, हम सी वे के थ्रू हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं मटेरियल को। सो सपोर्टेड बाय अ गुड नेटवर्क ऑफ द रेलवेज, रोडवेज एंड द वाटरवेज टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल टू द मिल्स। मीन्स रेलवेज और इसके कंपेरिजन काफी अच्छा यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स मिलता है। सो अबंडेंट ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट, बहुत सारा वाटर भी यूज होता है रॉ जूट को प्रोसेसिंग करने के लिए। दिस इज द चीप लेबर, इसमें लेबर क्या होने लगती है, हमें सस्ती पड़ती है। वेस्ट बंगाल से दूसरी एडजॉइनिंग स्टेट्स में हमें लेबर इजी हो जाती है भेजने के लिए। नाउ द कोलकाता इज अ लार्ज अर्बन सेंटर, दिस इज द प्रोवाइड्स द बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड द पार्ट फैसिलिटीज फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ द जूट गुड्स। Now, did you know the first jute mill was set up near the Kolkata in 1855 at the रिशरा। इम्पोर्टेंट है, याद रखना हमें, पहली जूट मिल 1855 में रिशरा में, कोलकाता के पास रिशरा में स्थापित की गई थी, बनाई गई थी। बट आफ्टर पार्टीशन इन द 1947 में पार्टीशन किया गया, जिसमें 3rd 4th जूट प्रोड्यूसिंग एरिया किसको दे दिया गया? बांग्लादेश को। Now, this is the stiff competition in the international market from the synthetic substitute or the competition from the international competitors like the Bangladesh, Brazil, Philippines, Egypt and the Thailand. Now, we talk about the sugar industries. Is again very most important topic for your final examination, term to examination point of views is the sugar industries or the cane sugar. Now, India is the second largest producer of the sugar cane to the first largest producer of the gur or the kansari. Now, the second one is the raw material used as the bulky, but problem is that during the hullage, its sucrose content reduces. Means ज़्यादा एरिया अगर आप एक जगह से दूसरी जगह अगर शुगर केन को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसका स्वीटनेस क्या हो जाता है? कम हो जाता है ड्यू टू दी सुक्रोज। Now, the third one is the industry ideal for the cooperative sectors. Like reason is that द नेचर मीन्स इंडस्ट्रियल कैसे अपने कोऑपरेटिव सेक्टर्स को किस पर डिपेंड कर देती है? सीधे सीधे सीजन पर। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द शिफ्ट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द मिल्स इन द सदर्न एंड द वेस्टर्न स्टेट्स। मीन्स क्या रीजन है कि सदर्न से वेस्टर्न स्टेट्स में हम शिफ्ट कर देते हैं मिल को for the concentration? First of all, we talk the cane produced here are a higher sucrose content. यहाँ पर हायर सुक्रोज कंटेंट में हमें कैन मिलता है, शुगर कैन मिलता है। कूलर क्लाइमेट इंश्योर द लॉन्गर क्रशिंग रीजन, मीन्स कूलर क्लाइमेट हमें ज्यादातर इसमें लगता है। नाउ द थर्ड वन इज द सक्सेस ऑफ द कोऑपरेटिव्स इन दिस द स्टेट, स्पेशली द महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पानी होने की वजह से हमें यहाँ का सीजन या क्लाइमेट बहुत ही ज्यादा शुगर कैन इंडस्ट्रीज के लिए सूट होता है। सो व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द शुगर इंडस्ट्री? तो क्या क्या चैलेंजेस शुगर इंडस्ट्रीज फेस करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि हम जानते हैं कि सीजनल नेचर को फॉलो करते हैं केन शुगर की इंडस्ट्रीज। सेकेंडली, हमें ओल्ड और इनएफिशिएंट मेथड हमें यूज करनी चाहिए शुगर केन इंडस्ट्रीज के लिए। थर्ड वन इज अ ट्रांसपोर्ट डेली इन रीचिंग द केन टू फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट रेगुलर होना चाहिए शुगर केन का। फोर्थ इज नीड टू दी मैक्सिमाइज द यूज ऑफ द बगेज और द शुगर केन रिमेन्स, मीन्स इनका हमें बगेज भी जो है मैक्सिमम यूज में लेना चाहिए। लाइक हम अगर गन्ने का जूस पीते हैं तो देखना उसमें जो बच जाता है, जो रेशेस या आउटस्लेज बन जाते हैं, उसे हम बगेज कहते हैं। नाउ द होमवर्क क्वेश्चन,
So 3 marks question is that mention any 6 factors responsible for the location of the jute mills in the Hooghly Basin. And the 5 marks question is that the textile industries is the only industries in the country which is self-reliant and the complete in the value chain to justify the statement. Important questions है, आप प्लीज इसे आंसर राइटिंग करें. So guys, this is all about the today's important chapter 6 geography class 10th term 2 examination point of view important question इन दी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. आई होप गाइस आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव. सो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें. फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ. स्टे ट्यून्ड विद द आरएमआई ट्यूटर्स. योर सपोर्ट इज अवर पावर. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत, हैप्पी होली.